नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आप जो है मेरे साथ में आज जो है राजपूत वंश के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपने हमारे साथ में हर्षवर्धन पढ़ लिया था। यह अगला टॉपिक हमारा यूपी ट्रिपल एस सी के प्राचीन हिस्ट्री में दे रखा है कि राजपूत वंश। इसके बीच में पाल, सेन और राष्ट्रकूट भी आते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं दे रखा है। तो आज इस तरह से हम जो है राजपूत वंश के बारे में जानेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरों को फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, जिससे कुछ लोगों का और भी बेनिफिट हो सके। चलिए राजपूत वंश के बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 12वीं सदी तक का समय जो है उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत काल के नाम से प्रसिद्ध है। हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद से लगभग समझ लीजिए 700 से 1200 ईस्वी तक जो है इसको राजपूत वंश माना जाता है लगभग। अब राजपूतों की उत्पत्ति के लिए जो है जो है कहाँ से आए राजपूत, इसके लिए जो है दो मत दिए जाते हैं। कौन कौन से दो मत है? एक हमारे पास है विदेशी उत्पत्ति का मत, दूसरा जो है हमारा दूसरा देसी उत्पत्ति का मत। और ये एक चंद्रबरदाई ने तो एक एक्स्ट्रा ही बता दी थी बात, उसको भी मैं अब आपको बताऊँगा। ठीक, अब जो है इसमें क्या बताते हैं कि विदेशी उत्पत्ति का मत क्या था? विदेशी उत्पत्ति का मत था कि इसको किसने दिया? कर्नल जेम्स बॉन्ड नहीं है, ठीक, जेम्स बॉन्ड नहीं दिए हैं, टॉड ने दिया है। जेम्स बॉन्ड मत याद करिएगा, ठीक। कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था और स्मिथ एवं एक भारत वाले भी थे, भंडारकर। इस मत के जो हैं समर्थक थे ये लोग, समर्थक। इनके हिसाब से जो है कि राजपूत जो है कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, इनके हिसाब से ये विदेशी थे। विदेशियों से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, इनके द्वारा ये कहा गया। फिर जो है देसी उत्पत्ति का मत किसके किसके जो द्वारा मान्य है? देसी उत्पत्ति का मत CV वैद के द्वारा और GS। ये जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको इसमें सब इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ जो ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं मैंने जो है इनको अलग अलग जगह से शामिल कर रखा है। आपके एग्ज़ाम पेपर को भी देख रखा है, यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत सारे पेपर मैंने क्वालिफाई भी किए हुए हैं, तो उसमें मैंने देख रखा है कि कहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं वो चीज़ें आपको मैं इनमें बताता हूँ कि यहाँ कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप जान लीजिए, जिसमें मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी इसमें शामिल कर ली जाएँ। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो राजपूत हैं ये क्षत्रियों की संतान है। ये इन्होंने कहा क्षत्रियों की संतान, ठीक, देसी उत्पत्ति के हिसाब से। जब क्षत्रिय तो भारत में ही थे तो उसके हिसाब से इनकी उत्पत्ति देसी हो गई, तब फिर क्या क्षत्रियों की संतान है ये। फिर चंद्रबरदाई की जो है वो बात हम आपको लास्ट में बताएंगे कि यहाँ इसको जो है कैसे इनके द्वारा कहा गया है। अभी आगे हम चंद्रबरदाई के बारे में भी, पुस्तक के बारे में भी पढ़ेंगे, इसको भी बताएंगे आपको लास्ट में। अभी जब तक में ये पहले चीज़ें जान लीजिए तो और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर आते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानते हैं। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इसको गुर्जर प्रतिहार कहते थे। ये गुर्जरों की शाखा से संबंधित था, इसलिए इसको गुर्जर प्रतिहार वंश कहा जाता था। गुर्जर प्रतिहार वंश कब से कब तक रहा? 8वीं शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ तक में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश रहा। अब इसके बाद में इस वंश का जो संस्थापक था, स्थापना किसने की थी इसकी वंश की? नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। कब से कब तक इसने शासन किया? 730 से लेके 756। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पूछी जाती खाली वही आपको हम बता रहे हैं, जितना टाइम उस हिसाब से काम। इसके बाद में हम आगे लेक्चर शुरू करेंगे जैसे ही आपका प्री हो जाएगा, फिर लेखपाल के लिए और इस जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे हम, ठीक। नागभट्ट प्रथम, इसने जो है नागभट्ट प्रथम के बाद में कौन आया? नागभट्ट प्रथम इसने जो है स्थापना की थी। इसके बाद में आया वत्सराज आया नागभट्ट के बाद। इसने कब से कब तक? 775 से लेकर के 800 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब जो है प्रतिहार का साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? वत्सराज को। इसको कहते हैं वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वत्सराज को कहा जाता है। वत्सराज के बाद में जो है कौन शासन किया आकर? इसका बेटा था नागभट्ट।
द्वितीय, नाग भट्ट द्वितीय सेकंड, ये शासन करता है आके कब से कब तक ये करता है, 800 से लेकर के 833 साल तक, 800 इसने टोटल 33 साल शासन किया। फिर वह अपने वंश का महान शासक था जिसने उत्तर भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा स्थापित किया था और इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी, राजधानी कन्नौज बनाया था, राजधानी कन्नौज को बनाया था। इस तरह से ये चीज़ें थी। इसके बाद में इम्पोर्टेंट, अब नागभट्ट द्वितीय हो गया ये। अब इसके बाद में आता है हमारा मिहिर भोज प्रथम। मिहिर भोज प्रथम जो है इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 836 से लेके 885 ईस्वी तक। ये भी एक बहुत ही प्रतापी राजा था। इसने जो है इनकी उपाधि पूछी जाती है कि आदि वाराह जो है ये इनकी उपाधि थी, इन्होंने अपनी उपाधि धारण की थी आदि वाराह। फिर अब उसके बाद में मिहिर भोज प्रथम के बाद में जो है उसका पुत्र, यही जो है मिहिर भोज प्रथम का पुत्र था महेंद्रपाल, जो है इसके बाद में शासन ये करता है। ये कब से कब तक करता है, 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक यह शासन करता है, राजा बना रहता है। यह साम्राज्य निर्माता और फिर महान विजेता, कुशल प्रशासक, ये सब इसकी जो है तारीफ हो रही है, समझ लीजिए। कुशल प्रशासक तथा विद्या एवं साहित्य का संरक्षक भी इसको बोला जाता है। ये चीज़ पूछी गई है एक बार एग्जाम में, साहित्य का महान संरक्षक। ये हो गया आपका इसके बारे में। महेंद्रपाल प्रथम जो है इसमें जान लीजिए इसके बारे में और एक चीज़ कि इसकी सभा में प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, राजशेखर निवास थे, राजशेखर निवास इसके ही सभा में थे जो, और इसके राजगुरु जो थे यही बनते थे, कौन थे, महेंद्रपाल के राजगुरु राजशेखर निवास थे। राजशेखर ने कौन कौन सी ग्रंथों की रचना की, इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं, इनका नाम बता दे रहे हैं आपको, हम लिख देते हैं, ये पूछे जाएंगे आपसे क्योंकि ये पुरानी किताबें बहुत बार पूछ ली जाती हैं। बाल रामायण, काव्य मीमांसा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, काव्य मीमांसा। फिर कर्पूर मंजरी, अभी इससे पहले भी हमने आपको किताबों के बारे में बताया था कि कुछ पुरानी किताबें हैं, वो सब ये सब जो होती हैं ये हिंदी में भी पूछ ली जाती हैं और साथ में यहाँ पे भी पूछी जाती हैं, हिस्ट्री में भी, दोनों जगह पूछी जा सकती हैं ये। फिर आगे एक हर विलास, ये इनके ग्रंथों के नाम हैं, प्रसिद्ध ग्रंथों की रचनाएं हैं ये इनकी, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हो गया आपका। के बाद में जो है एक मुसलमान लेखक के बारे में भी कुछ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अल मसूदी जो है महिपाल के ही समय 915 से 916 के बीच में भारत आया था। विजयपाल जो है यह इसका अंतिम शासक था इस वंश का। विजयपाल, इसके बाद में इस पर गढ़ वालों ने कब्जा कर लिया था। विजयपाल, इनके साम्राज्य पर गढ़ वालों का कब्जा हो गया था। और त्रिपक्षीय संघर्ष होता है किनके किनके बीच में, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पाल वंश, राष्ट्रकूट और एक गुर्जर प्रतिहार, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किनके किनके बीच में हुआ था, पाल वंश, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, ठीक। ये चीज़ें हो गई इनके बाद में। इसके बाद में जान लीजिए कि तीनों शक्तियों के बीच यह संघर्ष कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था। ये भी कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है कि किसके लिए लड़ाई हो रही थी, कन्नौज पर अधिकार के लिए और उत्तर भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए किया जाता था। क्योंकि हर्षवर्धन की हो गई थी मृत्यु, तो ये लोग सोच रहे थे कि उत्तर भारत में हमारी कब्जा हो जाए, तो वही के लिए ही त्रिपक्षी कन्नौज पे ही जो है आक्रमण करके कर रहे थे। और कन्नौज को राजधानी आपको बताया ही था कि इसने क्यों बनाया था, हर्षवर्धन ने, ये चीज़ आपको हमने बताई ही है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे जानते हैं इसके बारे में। इसके बाद में आते हैं त्रिपुरी कलचुरी चेदी वंश, ये थे चेदी राजवंश। इनकी जो है जान लीजिए चंदेल राज के दक्षिण में चेदी के कलचुरियों का राज्य था।
इनके यहाँ इनकी राजधानी क्या थी? त्रिपुरी इनकी राजधानी थी, राजधानी त्रिपुरी थी। इनकी पहचान कहाँ पे होती है? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में है। तेवर नाम एक स्थान था वहाँ पर, एकदम एग्जैक्ट। इसको जो है एक और वंश कहा जाता है, हैहया वंश, है वंश भी कहा जाता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, आपको ये इसमें बता दे रहे हैं चीज़ें, जिसमें आपकी कोई चीज़ छूटे ना, कोशिश मेरी यही है। लेकिन जो है ज़्यादा चीज़ें क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। इसका पहला शासक जो था कोकल प्रथम था, प्रथम शासक। फिर इसके बाद में और बहुत सारे आते हैं, युवराज प्रथम, और फिर लक्ष्मण राज आते हैं। फिर शंकरगण आते हैं, शंकरगण द्वितीय, फिर युवराज द्वितीय आते हैं। ये सब इनके शासक हैं, जो बहुत ज़्यादा कोई फेमस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत अच्छा काम कुछ नहीं किया, इसलिए इनको नाम कोई ज़्यादा इतना पूछा भी नहीं जाता। कोकल द्वितीय, ये चीज़ें हैं, ये सब आए। फिर इसके बाद में एक इनके शासक आते हैं गंगेदेव विक्रमादित्य, जो थोड़े बहुत प्रतापी थे, उतने ज़्यादा भी नहीं है, ये भी थोड़े प्रतापी राजा थे। गंगेदेव का पुत्र जो है इसके बाद में कर्णदेव ये शासन करता है कब से? 1041 से लेकर के 1070 ईस्वी तक। ठीक, अब यही कर्णदेव ने बनारस में कर्णमेरु नामक शैव मंदिर बनवाया था। कर्णमेरु, यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके में है, कर्णमेरु शैव मंदिर कहाँ पर है? बनारस में। ठीक, ये सबसे ज़्यादा इनके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग सारी चीज़ें इतनी पढ़ रहे हैं कि मैं इतना उम्मीद करता हूँ, इतने एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं, कि इन सब चीज़ों से आपका क्वेश्चन आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट। अब जो है आगे देखते हैं, आगे आता है मालवा का परमार राजवंश। मालवा का परमार राजवंश के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना जो है 10वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुई थी, 10वीं शताब्दी के प्रथम चरण में इसकी स्थापना हुई थी। कृष्णराज इसने स्थापना की थी। इसका एक और नाम था, उपेंद्र भी इसका नाम था, और इसको धारा नामक नगरी परमार वंशीय शासकों की राजधानी थी, धारा नामक नगरी। ठीक, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में इस वंश का शासक जो है सिंधुराज की उपाधि जो है इनको ने धारण की थी। कौन था इस वंश का शासक? था सिंधुराज। इसने उपाधि दी थी अपने आप को नवसहसांक। ये जो है पूछा जाता है आपसे, एक चीज़ क्वेश्चन में बहुत 1-2 बार आया हुआ है ये। इसके बाद में सिंधुराज के बाद में जो है आते हैं अगले इनके पुत्र भोज। इनका शासनकाल 1010 से लेकर के 1060 ईस्वी तक जो है परमार वंश के ये शासक बने रहते हैं। इनके वंश के जो हैं यही सबसे प्रतापी राजा थे भोज ने अपने आप को कौन सी उपाधि दी थी? कविराज की। इनके बारे में तो शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, राजा भोज के बारे में। कविराज की उपाधि इन्होंने अपने दी थी, और इन्होंने जो है अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर जो है सरस्वती मंदिर है। सरस्वती मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट है। भोज ने जो है बहुत ज़्यादा पुस्तकें भी लिखी, जिनमें सबसे प्रमुख जो हैं व्याकरण श्रृंगार प्रकाश और कूर्म शतक, भोज चप्पू, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, ये चीज़ें हो गई आपकी। इन्होंने जो है भोपाल में थे ये, क्योंकि राजा भोज, और फिर इन्होंने भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 मील झील का निर्माण कराया था। ये घूमने वाली जगह है, झील का निर्माण कराया था, जिसको जो है भोजराज के नाम से प्रसिद्ध है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, जानते हैं हम गुजरात का सोलंकी वंश। गुजरात का सोलंकी वंश जो है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछने वाली नहीं है, यही सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही पूछी जाती हैं खाली। इनकी स्थापना मूलराज प्रथम ने की थी 941 से 995 ईस्वी तक ये रहे। भीमदेव प्रथम जो थे ये इनके सबसे शक्तिशाली राजा थे। इसी के समय जो है गुजरात में महमूद गजनवी का आक्रमण होता है।
रात में जो है महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। उसने जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ये आपको सबने कहानी इनकी सुनी होगी। भीम प्रथम ने जो है भट्टारिका तथा पत्तनदेव में मंदिरों का बहुत सारे निर्माण कराए थे, जो कि उसके सामंत विमल में आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाए थे इसने। ये चीज़ जो है पूछी जाती है। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए थे? भीमदेव प्रथम ने बनवाए थे। ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर अगले आते हैं इनके राजा जयसिंह सिद्धराज। ये कब से कब तक? 94 से लेकर 1143 ईस्वी तक ये रहते हैं। इस वंश का एक प्रतापी ये भी राजा था। विद्या का महान संरक्षक था ये, विद्या का महान संरक्षक। ठीक, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद इसने जो है एक सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण कराया था। सिद्धपुर रुद्र महाकाल, ये पूछा जाता है। काल के मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? जयसिंह सिद्धराज ने। इसके बाद में इनके यहाँ जो आए राजा, इनके भीमदेव द्वितीय आए। इसके बाद में इनके मंत्री जो थे एक, इसने बघेल वंश का था। बघेल वंश का मंत्री था, उसने इनके कब्जा कर लिया, इनका शासन चला गया। फिर वंश का था, उसके बाद इनका शासन चला गया। बघेल वंश ने गुजरात में 13वीं सदी के अंत तक राज्य किया। इसके बाद गुजरात में स्वतंत्र हिंदू राज्य को दिल्ली सल्तनत ने अपने अंदर मिला लिया था। इस तरह से ये इनका समाप्त हो गया राजवंश। फिर आता है अगला वंश, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश के बारे में जानते हैं। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने की थी। ये कब से कब तक रहा? 1080 से लेकर 85 तक रहा ये चंद्रदेव। इन्होंने जो है राजधानी कन्नौज रखी, कन्नौज थी। फिर बनारस को गढ़वालों ने कहा ये मेरी द्वितीय राजधानी होगी, कि द्वितीय राजधानी, सेकंड राजधानी, ये चीज़ थी। चंद्रदेव ने मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ जो है युद्ध के खर्चों की अदायगी के लिए मुसलमानों को वार्षिक भुगतान करने के लिए तुरुस्क दंड नामक कर लगाया था। क्या था? तुरुस्क दंड, ये चीज़ पूछी गई है। दंड नामक कर लगाया था, लगाया। ये हो गया आपका। इस वंश का जो है प्रमुख और दूसरा शासक कौन था? गोविंद चंद। ये 1114 से लेकर 1154 ईस्वी तक ये रहा। इस मंत्री ने जो है लक्ष्मीधर साहित्यिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसने 2 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से लिखे? कृत्य कल्पतरु और एवं कल्पद्रुम की रचना इसने की थी। फिर इसके बाद आखिरी जो था इनका गढ़वाल शासक जयचंद्र था। ये आखिरी शासक था। ये 1193 में चंदावर में के युद्ध में गौरी ने इसको हरा दिया था। गौरी ने हराया इनको। फिर इनका साम्राज्य भी खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं चौहान वंश के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ, विहल देव भी कहा जाता है उसे। विसल देव जो है कवि और लेखक भी था। उसने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की, जो आपसे पूछा जाता है कभी कभी। ये लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि एकदम रटना है इसको, बहुत रेयर ही केस में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। और सोमदेव थे। इन्होंने जो है 2 ग्रंथ लिखे थे, ललित विग्रहराज और कथा सरित सागर, ये इन्होंने 2 रचे थे। पृथ्वीराज तृतीय जो था अंतिम शासक था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के तराइन युद्ध का हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई। 1191 में मोहम्मद गोरी की हार हो गई। फिर 1192 में फिर से तराइन का युद्ध हुआ। ये पूछा जाता है तराइन का युद्ध कब हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ। फिर उसमें क्या हुआ? पृथ्वीराज जो है वो पृथ्वीराज चौहान इनको कहते हैं। ठीक, ये जो है इनकी हार हो जाती है।
फिर पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कवि जो थे वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं जो आपको सबसे पहले आगे पूछे थे हम। चंदबरदाई, ये जो है इन्होंने की अपने कविता में इन्होंने कहा है, पृथ्वीराज रासो इनकी पुस्तक का नाम है, पृथ्वीराज रासो। इन्होंने कहा है कैसे कि ये पुस्तक तो बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है कि ये पुस्तक के बारे में तो आप किसने लिखी है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अब इन्होंने कहा है अपने में क्षत्रियों की उत्पत्ति के लिए, रासो ने क्षत्रियों की उत्पत्ति क्या बताई है कि अग्निकुंड से हुई है। अब इन्होंने कहा है कि क्षत्रियों की उत्पत्ति जो है वह अग्निकुंड से हुई है। इस तरह से हमारा ये सारा पूरा चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद में हम अगला शुरू करेंगे चैप्टर दिल्ली सल्तनत, जो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। ये जो है आपके 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं चीज़ें, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इन सब चीज़ों के हम लोगों को लिखित प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं, जिस वजह से इनके जो है हमारे पास हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। उससे पहले कि हमें बहुत सारे लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, जिस वजह से उनकी चीज़ों के बारे में हमें पता भी कम चीज़ें हैं और पढ़नी भी इसलिए कम चीज़ें पड़ती हैं। चलिए अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको अच्छे से, जिसमें हम लोग अपना एग्ज़ाम निकाल लें और बढ़िया से आपकी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। धन्यवाद, नमस्कार।